वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। नाज़रीन, मुल्क भर में 56वां यौम फ़ज़ाइया आज मिली जोश जज्बे से मनाया जा रहा है और कौम के शाहीनों को सलाम पेश करने के लिए मुल्क भर में तकारीब का इनकाद भी किया जा रहा है, जिनमें अगर बात की जाए एयरफोर्स के शहदा और गाजियों की तो उनको ख़ास तौर पर खराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है। अच्छा, यौम फ़ज़ाइया हमें उस दिन की याद दिलाता है जब हमारे जांबाज दलेर शाहीनों ने दुश्मन के हमले को पसपा करके वतन अजीज़ की आन बान और शान को कायम रखा और आज तक कायम रखे हुए। बिल्कुल, बुज़दिल दुश्मन ने जब मुल्क पर वार किया तो पाक फ़ज़ाइया ने भी उसका भरपूर जवाब दिया। 6 सितंबर 1965 को जंग के पहले ही दिन पाक फ़ज़ाइया ने पठानकोट, आदमपुर और बुलवाड़ा के जो हवाई अड्डे थे उन पर हमला किया और 7 सितंबर को शाम 5 बजे से पहले दुश्मन के 53 तैयारे तबाह कर दिए थे। और हम बात करेंगे, हम सब ने मतलब कि हम सब के हीरो हैं। वैसे तो पाक फ़ज़ाइया का, अफ़वाज पाकिस्तान का हर जवान हमारा हीरो है, लेकिन जब एम आलम साहब का जिक्र आता है तो फिर दुश्मन जो है वो भी मानने को जो है मजबूर हो जाता है कि पाक फ़ज़ाइया जैसी फ़ज़ाइया पूरी दुनिया में नहीं है। हम बात करेंगे, हमारे साथ स्क्वाड्रन लीडर ज़ैन बिन इफ्तिखार से। स्क्वाड्रन साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, हमें इस दिन की अहमियत के हवाले से सबसे पहले तो बताइएगा कि इस दिन की अहमियत कितनी ज़्यादा है और उस दिन जिस तरह से हम कहते हैं कि एम आलम साहब की अगर बात की जाए तो 1 मिनट में उन्होंने दुश्मन के 5 से 6 तैयारे जो हैं वो तबाह किए थे, तो उसको कोर्स में भी आप लोगों को पढ़ाया जाता है कि कितना आप लोग मोटिवेट करने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल थैंक यू ऑल for calling me and allowing me to represent Pakistan Air Force. It's a great honor to be here amongst you. अगर 6 सितंबर 1965 की बात की जाए तो वो हमारी फ़ौज की और हमारी कौम की कुर्बानियों की याद दिलाता है। जिस तरह दुलेरी से और बहादुरी के साथ उन्होंने हमारे दुश्मन का डट कर मुकाबला किया और हमें इस बात का सबक देता है कि आपका दुश्मन आपसे क़ुव्वत में और तादाद में कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके अंदर जोश जज्बा है, जज्बा ईमान है और अपने मुल्क की खिदमत करने का जज्बा है तो आप किसी भी हद तक जाएंगे और अपने दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब देंगे। जहाँ तक सर एम आलम की बात की जाए तो उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड जो कि 1 मिनट से कम वक्त में 5 जहाज़ उन्होंने तबाह कर डाले, वो अपने आप में ही एक मिसाल है। उस तरह की एग्जाम्पल सेट करना इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर ईच एंड एवरी पायलट। नहीं, आप खुद पायलट हैं। चलें हम इसको थोड़ा सा, क्या जब आप लोग ट्रेनिंग में होते हैं और अब तो माशाल्लाह आपकी सर्विस तकरीबन 8 साल की इस वक्त है, आप जिस वक्त ट्रेनिंग में होते हैं उस वक्त टारगेट रखते हैं कि यार काश हमें भी मौका मिले, हम भी इस तरह से जाएं और ये जो रिकॉर्ड है इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे? तमाम GDP आपस में जिक्र करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, हर किसी का यही एम होता है कि काश अल्लाह हमें भी इस तरह का मौका दे, हमें भी इस तरह की कोई जंग मिले, हमें इस तरह का दुश्मन हमारे सामने आए और हम भी उसका मुँह तोड़ जवाब दें। जिस तरह 27 फरवरी का वाक़या, वो भी हम सब के लिए एक बहुत ही जज्बे वाली चीज़ थी। हर पायलट का जज्बा था, हर पायलट चाहता था कि वो उस वक्त जहाज़ में हो, वो उस वक्त कॉकपिट में हो और जाके अपने दुश्मन का मुकाबला करे। ऑब्वियसली हर किसी को उस वक्त मौका नहीं मिल सकता था, क्योंकि हमारा बुज़दिल दुश्मन जितने जहाज़ लेकर आया था वो तो हमने मार गिराए, अगर और लेकर आता तो उनको भी मार गिराने के लिए हम तैयार थे। बेशक। अच्छा, ये जज्बा किधर से आता है? मतलब कि हम बात करते हैं ऑफिसर से, जब बात कर रहे होते हैं, एक मतलब कि नौजवान होता है, बच्चा होता है, वो नौजवान फिर वो जाता है टेस्ट देने के लिए, फिर वो कैडेट बन जाता है और उसके बाद जब वो कैडेट से ऑफिसर बन रहा होता है हम देखते हैं कि उसका जज्बा बिल्कुल मुख्तलिफ हो गया होता है। ये मतलब किस तरह से ट्रेनिंग होती है? बेसिकली अगर कोई भी बंदा फोर्सेस ज्वाइन करना चाहता है और स्पेसिफिकली एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहता है, अगर उसके अंदर वो जज्बा है, वो मोटिवेशन है, तभी वो उधर आएगा, क्योंकि इट इज़ अ डिमांडिंग प्रोफेशन, इट डिमांड सेक्रीफाइसेस। अगर आपके अंदर सेक्रीफाइसेस करने की हिम्मत नहीं है, वो जुर्रत नहीं है, तो आप इस प्रोफेशन में सर्वाइव नहीं कर सकते। देखने में तो आपको फ्लाइंग एक बहुत थ्रिल लगता है, बहुत आपको मोटिवेशन मिलती है, इट फैसिनेट्स यू, बट इट्स अ डिमांडिंग जॉब। अच्छा, अगर हम 1965 की पाक फ़ज़ाइया को देखें और आज की पाक फ़ज़ाइया को देखें तो कितना ज़्यादा उसमें अब जदीद आप कह लें कि टेक्नोलॉजी को शामिल किया गया, किस तरह से अब उसने ग्रो किया पाक फ़ज़ाइया ने? अब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अगर आज हम अपने आप को देखें, पाकिस्तान एयरफोर्स आज कहाँ स्टैंड करती है, तो हम आज जदीद टेक्नोलॉजी, जदीद वेपनरी, हर चीज़ के साथ लेस हैं। चाहे वो लड़ाका तैयारे हों, चाहे वो ट्रांसपोर्ट तैयारे हों, चाहे वो हमारे UAVs हों या UCAVs हों, हर किस्म का जदीद तैयारा और जदीद हथियार हमारे पास अवेलेबल है ताकि हम अपने दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब दे सकें। अच्छा, 27 फरवरी वाला भी हम आपसे पूछेंगे, पाक फ़ज़ाइया का वो बेहतरीन दिन पाकिस्तान की तारीख के अंदर जो हम लोगों ने भी खुद देखा, ऑब्ज़र्व किया, आपने भी देखा, क्या जज्बा था उसमें?
जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, वो जज्बा ना बयां होने वाला है, क्योंकि हमारे दुश्मन ने हमेशा की तरह रात की तारीकी में पीठ पीछे वार किया। और अल्लाह का शुक्र है, बीइंग मुस्लिम्स, हमारे अंदर जो जज्बा ईमान है उसने हमें मोटिवेट किया कि हम दिन दिहाड़े अपनी मर्ज़ी का टारगेट सेलेक्ट करें, अपनी मर्ज़ी का वक्त तयन करें और अपने दुश्मन का जवाब दें। उस वक्त हम में से हर कोई यही चाहता था कि हम भी फ़िज़ा में हों और अपने दुश्मन का मुकाबला करें। अच्छा, 26 से 27 का जो सफ़र है, 26 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक का जो सफ़र पूरी कौम ने किया और पाक फ़ज़ाइया का रोल उसमें बड़ा कलीदी था। तो हम 26 से 27 का सफ़र अगर एक पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑफिसर होते हुए, जवान होते हुए कर रहे होते हैं, तो वो कैसा था? मतलब कितना ज़्यादा मतलब कि हम ये कहें कि प्रेशर कितना ज़्यादा था सिचुएशन का, एक तो ये चीज़। दूसरा ये कि उसके ऊपर जो स्ट्रेटजी थी वो किस तरह से हो रही थी और मुख्तलिफ हम देखें ब्रांचेस किस तरह से काम कर रही थी। इसका जवाब मैं ऐसे दूंगा कि किसी भी सिचुएशन में आपको फ़ौरन रिएक्ट कर देना सोचे समझे बगैर किसी मसले का हल नहीं होता, उसका सलूशन नहीं होता। इसी तरह 26 फरवरी से 27 फरवरी का टाइम वो एक बहुत मुश्किल टाइम था हम सब के लिए, क्योंकि हम सब चाह रहे थे कि जल्द से जल्द हम रिस्पांस दें। हमारी कौम ये चाह रही थी। मेरे दोस्त मुझे कॉल करके कह रहे थे कि आप लोग अभी तक रिस्पांस क्यों नहीं दे रहे। लेकिन जाहिर सी बात है, काफ़ी चीज़ें हम लोगों को प्लान करके अपनी मर्ज़ी से लेकर चलनी पड़ती हैं और उसका नतीजा फिर सबके सामने है। हमने कैसे दिन दिहाड़े अपने दुश्मन को जवाब दिया। बिल्कुल। और अगर आज भी दुश्मन मैली आंख उठाकर देखता है तो आप उसको, जो पाक फ़ज़ाइया है, वो कैसे जवाब देगी? उसको क्या को पैगाम देना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू? मैं उनको यही पैगाम देना चाहूँगा कि हमारा बुज़दिल दुश्मन जब भी हमारे ऊपर मैली आंख उठाकर देखेगा तो हम उसका मुकाबला करने के लिए हमेशा तैयार थे, तैयार हैं और आपका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास Su-30 तैयार हैं या राफेल तैयार हैं। हमारे पास वो जज्बा ईमान है, वो जज्बा जहाद है, जिसकी मदद से अब हम अपने मुल्क का दिफा हमेशा बेहतरीन तरीके से कर सकते। स्क्वाड्रन लीडर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पाकिस्तान का हिस्सा और यकीनन ये जज्बा ईमानी है और मतलब ट्रेनिंग तो हैं, सब कुछ है, लेकिन ये जज्बा जो स्क्वाड्रन लीडर साहब जिक्र कर रहे थे कि ये जज्बा, ये ईमान की ताकत है, ये वो माओं की तरबियत है जिसकी वजह से अगर हमारा दुश्मन समझता है कि जी मैंने तो रशिया से फ़लान डील कर ली, मैंने तो फ़लाने तैयारे ले लिए हैं, लेकिन हमारा जज्बा वो नहीं ले सकते। और यही वो जज्बा है कि जिसने हमेशा, जब हमारे दुश्मन ने मैली आंख से पाकिस्तान की तरफ देखा है तो पाक फ़ज़ाइया ने फ़ज़ाई सरहदों की हमेशा हिफाजत की और हमेशा करती रहेगी। बिल्कुल। हम अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आलमी वबा की, जिसने दुनिया भर की तरह पाकिस्तान की अगर बात करें तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा, आप कह लें कि तकनीक का नाच नचा के रखा हुआ है। और वजारत सेहत के मुताबिक कोरोना के बायस पाकिस्तान के 5 शहर हाई अलर्ट हैं, जिनमें अब हम देखें हमारे पास उधर से मीरपुर है, मुज़फ़्फ़राबाद है, मर्दान है, पेशावर है और लाहौर भी उसमें शामिल है। एक नई तहकीक के मुताबिक साइनोवैक जो वैक्सीन है उसकी तीसरी डोज कोरोना वायरस की ज़्यादा मुताद्दी किस्म डेल्टा के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ की सतह में जो कमी हो रही होती है उसको रिवर्स कर सकती है, यानी कि हम बूस्टर डोज का जिक्र कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। उसकी अगर बूस्टर डोज लग जाती है तो फिर उसमें जो उसकी अफादियत है, जो उसकी मतलब उसके आप कह लें क़ुव्वत मुदाफ़त जो है वो आपकी बढ़ा देती है। और चीन में होने वाली एक रिसर्च में बताया गया है कि साइनोवैक की तीसरी डोज वायरस नकारा बनाने वाली एंटीबॉडीज़ की तादाद में नुमाया हद तक इजाफा कर देती है। दूसरी जानिब अगर बात कीजिए कराची की, तो कोरोना से बचाव के लिए तालीमी इदारों में 17 साल और उससे ज़ायद उम्र के जो तलबा हैं उनकी वैक्सीनेशन का जो है उन्होंने आगाज़ अब कर दिया। अच्छा, महकमा सेहत की हम बात कर लेना, जिस तरह से हम पहले भी जिक्र करते रहे हैं कि 9वीं या 12वीं जमात के बजाय जो है 17 साल और उससे ज़ायद की उम्र के तलबा को वैक्सीन लगाने की हिदायत भी जारी कर दी हैं। पहले जो है 9वीं की बात हो रही थी, फिर हम बात कर रहे थे कि 14-15 साल के बच्चे होते हैं, तो NCOC ने अगर गाइडलाइंस दी हैं तो ये फैसला कैसे कर लिया गया। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ चेयरमैन ऑल स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन सिंध सैयद तारिक शाह साहब भी मौजूद होंगे और ये जो नोटिफिकेशन है 17 साल और ज़ायद उम्र के तलबा को वैक्सीन लगाने के हवाले से, इस हवाले से उनसे गुफ्तगू करेंगे और वो किसी भी क्लास में हो उनको ये वैक्सीन लगाई जा रही होगी। बिल्कुल। अच्छा, आयशा बवानी कॉलेज में वालिदैन की इजाज़त से उन्होंने कहा कि तालिबात को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी और वैक्सीनेशन के लिए बच्चों के वालिदैन को एतमाद में लेकर रजामंदी लेने की भी हिदायत दी गई, लगाई भी गई है। उससे पहले रजामंदी ली भी गई थी। तारिक शाह साहब हमारे साथ मौजूद है। तारिक शाह साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तारिक शाह साहब, ये बताइएगा, जब बात हो रही थी 9वीं 10वीं के बच्चों का जिक्र हो रहा था तो वो उम्र बन रही थी तकरीबन 14 साल 15 साल के करीब, लेकिन NCOC की गाइडलाइंस जो थी वो थी कि 17 साल के जो बच्चे हैं उनको लगाई जाए। अब ये क्लियर हो गया महकमा सेहत की जानिब से कि किस उम्र के बच्चों को लगाना है, खा वो किसी भी क्लास में हो। जी बिल्कुल। देखें, कल जो है हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट में मीटिंग हुई थी जिसको चेयर किया था
डायरेक्टर जनरल प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ने, तो उसमें यही चीज़ तय की गई। हमारी भी रिजर्वेशन ये थी, क्योंकि जो छोटे बच्चों पर अगर हम एकदम आ जाएंगे तो पेरेंट का बहुत बड़ा एक क्राउड था जो कि जिसकी रिजर्वेशन थी कि हम बच्चों को नहीं लगवाएंगे। उस सूरत हाल के अंदर एक बहुत ज़्यादा कियोस क्रिएट हो जाता। तो एक अच्छी बात यह है कि अब NCOC की अहकामात के मुताबिक जो है वो 17 साल उससे ज़ायद के बच्चे जो है उनको वैक्सीनेशन लगाई जाएगी। और ये ज़्यादातर जो एज ग्रुप है ये कॉलेजेस में, हाई स्कूल्स के अंदर या A लेवल्स के स्टूडेंट्स होते हैं उनके अंदर होता है। तो अब एक 9th-10th जो है वो मेजॉरिटी इससे निकल चुकी है। लेकिन हाँ, कुछ केसेस में ऐसा होगा कि जहाँ पे 17 ईयर्स के बच्चे होंगे। तो हमने तो यही अहकामात जब हमें मिले थे उसके बाद हमने यही गाइडलाइंस आगे स्कूल्स को दी कि आप तमाम अपने उन स्टूडेंट्स को जो 17 ईयर्स के हैं उनको उनके पेरेंट्स के साथ वैक्सीनेशन सेंटर में भेजें और उनको वो वैक्सीन लगवा कर वैक्सीनेशन कार्ड जो है कम से कम आप स्कूल में जमा करवा दें, ताकि क्योंकि पेरेंट की भी एक है वो सेटिस्फैक्शन होती है कि हमने अपने सामने लगवाया, हमने अपने बेहतर जो है वो हेल्थ एनवायरनमेंट को देखते हुए उसका इंतखाब किया का, ताकि उनकी एक सेटिस्फैक्शन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम स्कूल्स में बुलाकर बच्चों को वैक्सीनेशन लगा देंगे, हाँ कुछ भी ना हो, लेकिन अगर खुदा न खास्ता कोई हल्का सा साइड इफेक्ट भी हो जाता है तो उसमें जिम्मेदार ऑब्वियसली सामी होती है। अच्छा शाह साहब, बच्चों को वैक्सीन लगाने के लिए उन्होंने अब कहा है कि वालिदैन से रजामंदी सर्टिफिकेट जो है वो लिए जाएंगे। क्या ये अहकाम आज निजी स्कूल्स को मिल गए हैं और इस पर अमल दरामद करवाने के हवाले से कोई मुश्किलात तो दरपेश नहीं आ रही है? नहीं, अभी तो क्योंकि आज कल फर्स्ट डे था, आज सेकंड डे, अभी परमिशन ली जा रही हैं, तो उस सिनेरियो हम हैं। लेकिन ये ओवर द पैसेज ऑफ पीरियड टाइम इंशाल्लाह ये वाली रिक्वायरमेंट तो फुलफिल कर ली जाएगी। और क्योंकि जब हम तालीम की बात करते हैं, बच्चों की कंटिन्यूएशन की बात करते हैं, तो ऑब्वियसली जहाँ पूरी दुनिया के अंदर ये देखा जा रहा है कि 12 साल से जायद के बच्चों को वैक्सीनेशन लगाई जा रही है, तो हमें भी उसी सिनेरियो पे इवेंचुअली आना पड़ेगा ताकि हम स्टूडेंट्स को कंटिन्यूटी के साथ तालीमी इदारों में बुला सकें। ठीक है तारिक शाह साहब, अगर 17 साल की उम्र की हद हम देख रहे हैं तो हमें ये भी समझ आती है शायद स्कूल्स पर अभी इतना प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि शायद बहुत ही कम बच्चे होंगे जो 17 साल की उम्र के होंगे। तो इस हवाले से भी थोड़ा सा बता दीजिएगा कि अभी कोई खास प्रेशर है या नहीं है। और दूसरा, बारी आने वाली है छोटी उम्र के बच्चों के लिए, 14, 15, 16 साल के बच्चों के लिए, तो उसके लिए तैयारी कैसी है? जी बिल्कुल, देखें जहाँ तक बात आपने की फर्स्ट की, लेकिन उस पर कोई प्रेशर नहीं है। इवन प्रेशर उसमें भी नहीं है कि अगर कोई 17 साल का है और उसका पेरेंट परमिशन नहीं दे रहा तो उस पर भी कोई ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी और उसको सिर्फ मोटिवेट किया जाएगा, उनके पेरेंट्स को गाइड किया जाएगा। सेकेंडली, जहाँ तक बात है कि ऑब्वियसली इवेंचुअली कहीं न किसी टाइम में इन छोटे बच्चों की भी बारी आएगी, तो हमने अभी से वो अवेयरनेस सेशन का जो है वो प्लान किए हुए हैं कि हम पेरेंट्स को बुला के पेरेंट टीचर मीटिंग में इस हवाले से गाइड किया करेंगे कि आपको अपने बच्चों को वैक्सीनेशन लगवानी है। और मैं तो इसमें ये भी कहता हूँ कि पेरेंट्स को खुद अपने बच्चों के साथ खड़े होकर वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए। जब भी कभी ये मौका आएगा, स्कूल पे ये जिम्मेदारी ना डाली जाए, पेरेंट्स एक एनवायरनमेंट बनाया जाए, इसको एज अ फेस्टिवल बनाया जाए कि पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ और वैक्सीन लगवाएं और फिर घर लेकर जाएं उनको अपने साथ ही। तो एक अच्छे एनवायरनमेंट के अंदर ये एक्सरसाइज हो सकेगी। लेकिन अगर उसको बाय फोर्स किया गया, इसको अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर जो है वो जो इम्प्लीमेंट करवाने के लिए कहा गया कि आप बाय फोर्स करवाएं, तो ये सिर्फ कियोस क्रिएट होगा, मकसद पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है तारिक शाह साहब, एक और अहम मसला है जो पेरेंट्स से रिलेटेड है। कई ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको हम देख रहे हैं कि कुछ की इनकम कम हुई है, कुछ के रोज़गार चले गए हैं, बिजनेसमैन जो थे, छोटे कारोबार जो कर रहे थे, उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और ये शिकायत आ रही है कि शायद फ़ीस वो नहीं दे पा रहे हैं बच्चों की। उस हवाले से आप लोगों ने कोई फ़ैसला किया है कि बच्चों के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए कोई आसानी की जाए? जी बिल्कुल, देखें स्कूल टू स्कूल इस सिनेरियो को जो है खुद से डील किया जा रहा है कि जो भी पेरेंट है वो अगर कोई परेशानी में है तो उनको एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंसेशन दी जा रहे हैं। लेकिन हमारी भी कोई ना कोई लिमिट्स हैं, उसके आगे ऑब्वियसली हम वो मराद, वो फैसिलिटेशन पेरेंट्स को नहीं दे सकते। इसीलिए हमने बारहा जो है वो गवर्नमेंट से अपील की है कि हमें कोई ग्रांट दी जाए, एड दी जाए, या एजुकेशनल बजट जो पास होते हैं हर साल उसके अंदर कोई शेयरिंग प्राइवेट स्कूल्स को दी जाए, ताकि इन पेरेंट्स की जो वाक़तन फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते लेकिन अपने बच्चों को पढ़वाना चाहते हैं, उन फंड जारी किए जाए प्राइवेट स्कूल्स को, ताकि वो पेरेंट ना फीस दिए बगैर अपने बच्चों को पढ़ा भी सकें और तालीमी इदारे उनके अखराजात बेयर भी कर सकें।
ठीक है तारिक शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सब सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और बच्चों की वैक्सीनेशन के हवाले से बात हो रही थी। ख़ासतौर पे स्कूल में अगर देखा जाए 17 साल के कम ही बच्चे होते हैं, लेकिन ये अच्छी बात है कि अभी से ही पेरेंट्स को बताना शुरू कर दिया जाए, उनको बुलाया जाए, उनको एतमाद में लिया जाए कि जब 16, 15, 14 साल के बच्चों की या उससे कम उम्र बच्चों की वैक्सीनेशन का आगाज़ होगा तो पेरेंट्स मेंटली जो है तैयार रहें और बच्चों को मोटिवेट भी करें। अच्छा जी, क्रिकेट के हवाले से बात कर लें। बहुत ही अहम तरीन दिन गुजरा, गुज़श्ता रोज़ की हम बात करें तो पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। सरफराज अहमद नहीं हैं, आज़म खान जो हैं वो बतौर विकेट कीपर बैट्समैन आए हैं, लेकिन बतौर विकेट कीपर बैट्समैन तो वो आए हैं लेकिन मिडिल ऑर्डर बैट्समैन खिलाया जाएगा, ये भी वाजे किया है चीफ सेलेक्टर ने। अच्छा, आसिफ अली और खुशदिल शाह की अगर बात करें तो वो भी T20 वर्ल्ड कप में उनकी वापसी होगी है। स्क्वाड में कप्तान बाबर आजम, नायब कप्तान शादाब खान और आसिफ अली शामिल हैं, जबकि आजम खान, हारिस रऊफ, हसन अली, इमाद वसीम, खुशदिल शाह और मोहम्मद हफीज़ की अगर बात करें तो वो भी टीम का हिस्सा। मोहम्मद वसीम जूनियर भी टीम का हिस्सा होंगे। बाकी रिजवान हैं, हसनैन हैं, नवाज़ हैं, शाहीन आफरीदी हैं, शोएब मकसूद हैं, वो भी टीम में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। जो लोग नहीं हैं उनकी बात कर ली जाए, ख़ास तौर पे फ़खर जमान रिजर्व्स में हैं, शर्जील नहीं है और शाहनवाज धानी नहीं है, उस्मान कादर नहीं है, वो लोग हैं जो रिजर्व में हैं। लेकिन शुएब मलिक नहीं है, वहाब रियाज की कुछ बातें हो रही थी, वो भी नहीं है। हमने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया और हमने देखा हैदर अली को, हैदर अली भी हमें रिजर्व्स में भी नज़र नहीं आ रहे हैं। फिर हुआ क्या, हमारे हेड कोच ने इस्तीफ़ा दे दिया, बॉलिंग कोच ने इस्तीफ़ा दे दिया, दोनों ने इस्तीफ़ा दे दिया और हलचल मच गई है। सिचुएशन है क्या, बात करेंगे। हमारे साथ हाफिज़ इमरान मौजूद होंगे। अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग। टीम अनाउंस हुई, ऐसा पहले आपने देखा है कि टीम अनाउंस हुई हो और पूरी मैनेजमेंट कह लें, कोचेस दोनों वो इस्तीफ़ा दे गए हों? ऐसा पहले भी कभी आपने वर्ल्ड कप से पहले देखा? देखिए ये पाकिस्तान में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो पहली मरतबा होती हैं और हर जो चीज होती है वो आपको लगता है कि नहीं हो रही है और दुनिया से मुनफरिद हो रही है। अब एक ऐसे वक्त में कि जब दुनिया की तमाम टीमें वर्ल्ड T20 चैंपियनशिप जीतने के लिए अपनी तैयारियां कर चुकी है यकीनन, और अपने अब आखिरी मराहल में है, चीजों को फाइन ट्यूनिंग या उसको की लोक पलक सवार रही होंगी। एंड उसी वक्त में हम अपने कोचेस ढूंढ रहे हैं। तो दुनिया में जो टीमें कामयाबियां हासिल करती हैं या जो एक बिल्कुल ठोस निज़ाम होता है, मजबूत चीजें होती हैं, वो तो बिल्कुल ऐसे नहीं काम करती दुनिया में। ये पाकिस्तान की बड़ी बदकिस्मती है कि ऐसे वक्त में जब हमने वर्ल्ड T20 चैंपियनशिप के लिए जाना है, हम अपने कोच से महरूम हैं और उन दोनों ने एक ऐसे वक्त में अपने ओहदों से अलग होने का फैसला किया है जो किसी भी तौर दुरुस्त वक्त नहीं है। वैसे इमरान, कोई इंटरनेशनल कोच होता तो मुझे पूरा यकीन है कि वो ऐसे लम्हे में छोड़कर टीम को ना जा रहे होते। दोनों साबिक कप्तान हैं और दोनों छोड़कर चले गए हैं, छोड़कर गए हैं या इनको कहा गया है कि आप लोग छोड़ के चले जाएं? आपके पास क्या खबर है? देखिए, दोनों चीजें हैं। मैं आपको ये बताता हूँ कि अब तक ये कहा जा रहा है कि रमीज राजा साहब का ये सारी उनकी वजह से हुआ है, लेकिन कुछ खबरें ये भी हैं कि ये तब्दीली का मरकज वो नहीं है जो बताया जा रहा है। तब्दीली का मरकज कहीं और है। अच्छा। और ये सारी चीजें वहीं से हिदायत के अहकामात मिले और उसके बाद आगे चली हैं। इसलिए ये सारे का सारा ये कहना कि रमीज राजा साहब बिल्कुल अपनी सोच के मुताबिक फौरी तौर पर कर रहे हैं, लेकिन ये किसी ने भी नहीं चाहा होगा। जो आपका सवाल है कि गैर मुल्की कोच होता तो वो क्या इस वक्त जाता? अगर कोई गैर मुल्की कोच होता तो हम उसे ये कहते भी ना कि आप वर्ल्ड कप आपके सर पर है और आप बस अगर एक महीना डेढ़ रहना चाहते हैं तो रहें, वरना अगर अभी चले जाना चाहते हैं तो अभी चले जाएं। हमारा भी रवैया अपने लोगों के साथ और बाहर से आए हुए लोगों के साथ जरा मुख्तलिफ होता है। इसलिए ये बहरहाल आपकी बात दुरुस्त है कि इस वक्त उन्हें कोई भी हालात होते हैं, किसी भी किस्म के हालात। अच्छा इमरान, अगर बात की जाए टीम सिलेक्शन की, उसमें अगर देखा जाए तो रिजर्व खिलाड़ियों में हम देखते हैं कि फ़खर जमान को रख दिया। आप समझते हैं कि ये जस्टिफाई था कि उनको रिजर्व खिलाड़ियों में रख दिया फ़खर जमान को? लेकिन जो टीम में नहीं होने चाहिए थे वो टीम में है। जो टीम में होने ही नहीं चाहिए थे वो स्क्वाड में 15 के स्क्वाड में है, ठीक है। और जब वो नहीं होने चाहिए वो लोग हैं, फिर उनसे ये तवक्को तो की जा सकती है। चीफ सेलेक्टर साहब जो हमारे हैं, मोहम्मद वसीम साहब, वो रिजर्व में रख सकते हैं। एक ऐसी टीम जिसमें खुशदिल शाह भी एक अच्छे विकेट कीपर, मुतबादिल विकेट कीपर के तौर पर हो सकते हैं, उसमें आपने आजम खान को भी डाल दिया। किस बुनियाद पर आपने आजम खान को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा बनाया है? किस बुनियाद पर आसिफ अली जो कि CPL में मुसलसल नाकाम है उनको आप, और उससे पहले वो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम से खेलते हुए नाकाम है, आपने उन्हें टीम का हिस्सा बनाया है? किस बुनियाद पर आपने खुशदिल शाह को टीम में रखा? किस बुनियाद पर आपने खुशदिल शाह को टीम में से टीम में दोबारा वापस लाए? कोई एक जो सेंसिबल सिलेक्शन है, समझदारी, जिसमें आपको कुछ समझ नजर आती है, जिसमें कोई आपको हिकमत नजर आती है, जिसमें आपको कोई मनसूबाबंदी नजर आती है, कोई एक तो बताएं। और ये सिलेक्शन क्या बाबर आजम की सिलेक्शन, मोहम्मद रिजवान, शाहीन अफरीदी, हसन अली,
मोहम्मद हफीज, मोहम्मद इमाद वसीम, इनकी सिलेक्शन, शादाब खान, इनकी सिलेक्शन कोई मसला था? ये तो पाकिस्तान के टॉप प्लेयर्स हैं, इन्होंने तो आपके स्क्वाड में आना ही आना है। ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे हैं और अपनी राय दे रहे थे। जो टीम सेलेक्ट हुई है, बड़े ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं इस टीम के सिलेक्शन के ऊपर कि आपने क्या किया। मिडिल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग करना था, आपने ऐसा नहीं किया कि बाबर को या रिजवान को जो बातें हो रही थी कि शायद मिडिल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग करने के लिए नीचे लाया जाएगा, आपने ओपनर्स उठा के जो है साइड पर कर दिए। बाकी दोनों भी ओपनिंग अब यही कर रहे होंगे और मिडिल ऑर्डर का मसला वहीं पर खड़ा है। अब आपको टीम पता है क्या बनती हुई नजर आ रही है? मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, तीसरे नंबर पर आएंगे शोएब मकसूद, चौथे नंबर पर आएंगे मोहम्मद हफीज़, पांचवें नंबर पर आएंगे आजम खान या फिर आ सकते हैं उनके साथ खुशदिल शाह आ सकते हैं। नीचे शादाब। हम बात करें वहाब रियाज की, उनकी जगह हम देखते हैं कि बॉलिंग में वसीम जूनियर का नाम आता है। हालांकि वसीम जूनियर को अगर देखा जाए तो डोमेस्टिक भी उन्होंने तो सही तरह से नहीं खेला। हाँ, लेकिन उनको ये कह रहे थे कल चीफ सेलेक्टर साहब कि वो बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं। खैर हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस।